अब आया ना मजा। दिन खाली है। 2 दिन और। 2 दिन के अंदर अपन इसको पैक करके बाहर हाउसफुल को बोर्ड टांग देंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है? गुड। पीछे वालों गुड। आज से किसी ने ज्वाइन किया क्या इस बैच में? आज से किसी ने इस बैच में ज्वाइन किया क्या? एक। गुड। चलो। सो नाउ पढ़ाई चालू करें। गुड। आइए अब हम चालू करेंगे बिजनेस लॉज। आइए जरा चालू करते हैं बिजनेस लॉज को। सबसे पहले आपकी बैच का एक पैड बना लेते हैं। ये आपकी बैच का पैड है। ओके। दूसरी बात, आप सब लोग को मैं एक ऐप की लिंक भेजूंगा जैसे दीपक सर ने भेजी है। उस ऐप पर आपको रजिस्टर करना होगा और ये भी जो भी मुझे आपको भेजना होंगे बाद में, वो दैट आई विल सेंड यू देयर। ओके, पर अभी रुक जाओ, थोड़ी देर बैच बन जाए उसके बाद। नाउ लेट्स स्टार्ट। हम क्या पढ़ रहे हैं? वेरी गुड, धन्यवाद, आपको याद रहा कि मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। बिजनेस लॉस दो चीजों से मिलकर बना है, एक है बिजनेस और दूसरा है लॉस। बिजनेस को तो मारो गोली, पहले अब समझते हैं लॉस क्या होते हैं। कभी कोई लॉ एक्सपीरियंस किया आपने? हैव यू एवर, आपने क्या कभी, कभी भी, एनी टाइम कोई भी लॉ किया, एक्सपीरियंस किया? नहीं। अच्छा, अब एक बात बताओ, आपके जीवन में जितना भी आपका भी जीवन हुआ ही कहाँ भी तो चालू हुआ जीना, जितना भी आपका समझदारी पूर्ण जीवन व्यतीत हुआ है इतने सालों में, तो इसमें सबसे मतलब एक इम्पैक्टफुल टाइम ऐसा कौन सा रहा जो आप जीवन भर नहीं भूल सकते? आई थिंक लॉकडाउन। लॉकडाउन इज गोइंग टू स्टक इन योर मेमोरी फॉर एवर। दिस हैड नेवर बीन हैपेंड एंड नेवर गोइंग टू बी हैपेंड। न ये कभी हुआ है ना आगे कभी होगा। भगवान ने चाहा तो आगे नहीं होगा, लेकिन आपने एक्सपीरियंस तो किया था। दैट समथिंग इज वेरी अनयूजुअल। एक दिन हमसे कहा गया, मित्रों एक दिन हम लोग पूरा देश बंद रखेंगे। तो हमने एक दिन बंद रख लिया। थोड़े दिन बाद फिर आए, मित्रों अब 14 अप्रैल से पूरे 21 दिन के लिए देश में लॉकडाउन लग रहा है, आप सब लोग। ठीक है भाई साहब। फिर एक दिन आए, आओ आज थाली कटोरी चम्मच बजाएं। तभी हमने वो भी कर लिया। फिर हमको लगा कि अब ये खुल जाएगा। थोड़े दिन बाद फिर बोलते, मैं तो अब मैं नहीं आऊंगा। अब स्टेट वाले लोग जो हैं वो डिसाइड करेंगे कि उनको लॉकडाउन लगाना है कि नहीं लगाना है। तो हर स्टेट डिसाइड करेगी कि लॉकडाउन लगाना है कि नहीं लगाना है। फिर अपने मामा जी आ गए, बहनों और भाइयों मध्य प्रदेश को, फिर वो चालू हो गए। थोड़े दिन बाद उनने बोलना बंद कर दिया। थोड़े दिन बाद बोलते जिले के कलेक्टर डिसाइड करेंगे भाई साहब कि जिलों में कब कब कहां कहां क्या क्या खोलना है। तो कलेक्टर चालू हो गए, मनीष सिंह जी हमारे, नागरिकों अपने को ऐसा करना है। तो भाई साहब टोटल जिसे देखो वो
हमें ऑर्डर दे रहा था, और ऐसे भयंकर सर्कुलर इश्यू हो रहे थे, ऐसा लग रहा था कि ये हो क्या रहा है। कभी बोलते राइट साइड की दुकानें खुलेंगी, लेफ्ट साइड की बंद रहेंगी, फिर बोले लेफ्ट साइड की खुलेंगी, राइट साइड की बंद रहेंगी, फिर बोले दूध वाले खुले रहेंगे, किराने वाले बंद रहेंगे, फिर बोले किराने वाले खुले रहेंगे, दूध वाले बंद रहेंगे, फिर बोले 6 लोगों से ज्यादा नहीं होंगे, फिर इतने बड़े बड़े गोले बना दिए, बोले इन गोलों में खड़े रहो। पहला केस जब कोरोना का आया तो उसका पूरा घर धो दिया बेचारे का। और कोरोना के केसेस आए तो एम्बुलेंस जब लेके जाती थी तो लोग बाग उसको ऐसे देखते थे कि यही है कोरोना वायरस जो जा रहा है इस वैन में। सो दैट गेव अस वेरी डीप इम्पैक्ट इन आवर मेमोरीज। सर आप लॉ पढ़ाओ ना, आप ये फालतू बातें क्या पढ़ा रहे हो? लॉ ही पढ़ा रहा हूं गधे। मैंने कल ही बोला था तेरे को कि टीचर को चैलेंज करना छोड़ दे। इस एकेडमी में कोई भी टीचर कोई भी बात कर रहा है तो वो सिर्फ पढ़ाई की बात कर रहा है, बाकी कोई बात करने का टाइम ही नहीं, सिलेबस बहुत बड़ा है। भाई साहब, मैं और आप और इस देश का हर नागरिक पूरे 2 साल तक एक एक्ट को एक्सपीरियंस कर रहा था जिसका नाम था द एपिडेमिक डिसीज कंट्रोल डिसीज एक्ट 1897। $1897 का बना हुआ एक कानून है। उस कानून में शासक को, प्रशासक को, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटर को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, विलेज पंचायतों को महामारी को रोकने के अधिकार दिए गए। एंड दे वर ऑल डूइंग दैट ड्यूरिंग दोस डेज। बाय व्हाट काइंड ऑफ अथॉरिटी दे आर सेइंग कि घर से बाहर निकले तो साले तुम्हारे को टैटू बना देंगे लठ मार मार के। किस अथॉरिटी से वो हमें घर में रोक पा रहे थे? ड्यू टू दिस एक्ट। तो पूरा भारत जो है कानूनों का देश है, और यहां कानून जो है वो 1856 से ही आना चालू हो गए थे, जिसका पहला रिटेलिएशन जो था वो 1857 में निकला था। हालांकि 1700 जब से ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी तब से वो कानून लेके आई थी अपना, और उन्होंने पहली बेंच तो 1797 में एस्टेब्लिश कर दी थी। तो हम लोग इवेड होते रहे और लोग हमारे ऊपर शासन करते रहे। कभी मुगलों ने शासन किया, दे वर ऑल्सो इवेडर्स। कभी ब्रिटिशर्स ने शासन किया, दे वर ऑल्सो इवेडर्स। तो हमारे खुद की जो कानून है, वी डोंट हैव दैट एग्जैक्टली। टिल 1947 तो कुछ भी नहीं था। जो वो लोग बनाते गए वो कानून हम लेते गए, दैट इज देयर, वो होता रहा। स्टिल अब हम कानून के एक बहुत ही सही दायरे में हैं, और वो सही दायरा जो हमारे पास अब कानून का है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमको मिला। अब क्या हुआ, जब 1947 में हम आजाद हुए तब तक अंग्रेज हमारे ऊपर इतने कानून लाद चुके थे कि हमें उन कानूनों की आदत पड़ गई थी। तो हमने कहा यार कि अब नए कानून बनाए तो इन पुराने कानूनों का क्या होगा। तो हमने एक नियम बना लिया, उस समय इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट बना दिया 1947 में, और हमने कहा कि जब तक हमारा कोई कानून नहीं बन जाता तब तक जो ब्रिटिशर्स ने कानून बना के रखे हुए हैं हम उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे। इसलिए जब आप देखते हो तो आप पाते हो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932,
सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है साला इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में, उससे पहले ये कानून कैसे लग गए? तो बाबा ये कानून अंग्रेजों ने लगाए थे और अंग्रेजों ने भारत को कानून में रहना सिखाया। ये कुछ फायदे हुए जो इंडिया को मिले। इंडिया को डेमोक्रेसी सिखाई, इंडिया को एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना के गए वो। इंडिया को उन्होंने कानून बताए, अदरवाइज हमारे यहां तो जिसकी लाठी उसकी भैंस था। जो राजा, जिसने जितना कब्जा कर लिया वो उस राज्य का राजा, और उस राजा के अपने कानून और कहानियां तो अपने ने सुनी, अंधेर ना कोई चौपट राजा। तो फिर द सेम थिंग वाज, मतलब देखा जाए तो ऑर्गेनाइज्ड मैनर में जीना इन्होंने हमको दिया लॉज ने। तो लॉज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एंड इंडिया इज अ कंट्री ऑफ लॉज। बहुत सारे लॉज इंडिया में हैं। अगर आप लॉज की बात करें इंडिया में, तो इंडिया में कानून को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक होते हैं सिविल लॉज और एक होते हैं क्रिमिनल लॉज। लॉ क्रिमिनल नहीं होते, क्रिमिनल्स को रोकने के लिए जो लॉ होते हैं उन्हें क्रिमिनल लॉज कहा जाता है। हेलो। और जो नागरिकों के लिए कानून होते हैं कि आप सिविलियन है, आपके लिए कानून बनाए जा रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं सिविल लॉज। सिविल लॉज दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं पर्सनल लॉज और एक होते हैं बिजनेस लॉज। एक होते हैं पर्सनल लॉज और एक होते हैं बिजनेस लॉज। पर्सनल लॉज में क्या आ जाएगा? हिंदू पर्सनल एक्ट है, मुस्लिम पर्सनल एक्ट है। मुस्लिम्स को 4-5-6 एक्ट अलग लगते हैं, हिंदूज को 3-4 एक्ट अलग लगते हैं। हिंदू सक्सेशन एक्ट अलग लगता है, इंडियन सक्सेशन एक्ट अलग लगता है। तो दे आर ऑल पर्सनल लॉ जो आपके व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करते हैं। ऐसे लॉज को आप बोलते हो पर्सनल लॉज। और एक और लॉज होते हैं, उन्हें आप क्या कहते हो? बिजनेस लॉज। बिजनेस लॉज कौन से लॉज होते हैं? जो बिजनेस पर लगते हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो जो लॉज आप पर लगेंगे दे ऑल आर नोन एज बिजनेस लॉज। तो बिजनेस करते वक्त आप पर जो लॉ लगेंगे दे ऑल आर नोन एज बिजनेस लॉज। सो वी हैव लॉज categorized into two broad categories. One is known as civil laws, another is known as criminal laws. Under civil law we have personal laws and business law. So what is in our courses? Business law. अब बात आता है कि भाई जी नहीं, हिंदू सक्सेशन एक्ट इज नॉट रिलेटेड टू बिजनेस. हिंदू सक्सेशन एक्ट इज रिलेटेड टू हिंदूज and it depends on how the Hindus will success, how the Hindus will decide the successors. Those successors may be of business, those successors may be of property, those successors may be of personal property. Sir, you are saying that who will be the successor of business, so that becomes business law. No, that would not become business law, that would be succession law. Got it? So that is succession law. 30 साल से मैं अपनी गद्दी किसी को देना चाहता हूं और मैं कुछ बच्चों को यहां पर लाकर ट्राई भी करता हूं कि वो लोग लॉ पढ़ा लें, पर जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो वो गांव छोड़ के भाग जाते हैं। बोले सर अब कैसे जवाब दें इन बच्चों को? तो बच्चों की क्यूरियोसिटी तो आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। बच्चा जो पूछ रहा हो तो आपको बताना ही पड़ेगा। तो बेटा हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है वो हिंदू के सक्सेसर्स डिफाइन करता है। अब बिजनेस के सक्सेसर्स कौन होंगे वो, लेकिन बिजनेस कैसे चलाया जाएगा ये हिंदू नहीं बोलता है, हिंदू सक्सेशन एक्ट नहीं बोलता। उसके लिए आपको बिजनेस लॉ में आना पड़ता है। अभी पहले समझो लॉ क्या है। कितने बच्चों का घर पे ई चालान आया है फोटो खींच के और पापा ने खूब डांटा, तुम्हारे कारण 500 रुपए लग गए, लाइन तोड़ते हो? आए घर पे आए। लड़कियों के तो चालान घर पे आते ही नहीं है, वो तो जिस दिन वो चौराहे पे पकड़ लेता पुलिस वाला उस दिन वो स्कैन मारता, कट। ओहो मैडम 6 बार
6 बार आपने लाइन क्रॉस की है, अब आपको 6 चालान एक साथ भरने पड़ेंगे, तब ये गाड़ी छूटेगी। पापा को फोन लगाओ। अब साला ये कौन लाया कानून इसकी 12 बजे की लाल लाइट हो तो हम नहीं जा सकते यार, कोई नहीं दिख रहा था, हमने कहा लाल लाइट है पर कोई है नहीं तो चलो, उसने फोटो खींच लिया पीछे से, गड़बड़ हो गई। ये भी तो कानून है ना। हाँ भाई ये कानून नहीं है, ये भी तो लॉ है। तो लॉ होता क्या है यार, पहले लॉ समझो यार, बहुत गड़बड़ हो रही है। लॉ मीन्स सेट ऑफ रूल्स enforced by authorities to regulate and control क्या, to regulate and control conduct of persons, to protect their interest. Set of rules enforced by authorities to regulate and control conduct of person to protect their interest. लाल लाइट पार करोगे तो पेनल्टी लगेगी। सेट ऑफ रूल्स enforced by central government through road transport authority act to regulate, आपको रेगुलेट करने के लिए, आपको कंट्रोल करने के लिए, ताकि आप सिग्नल का उल्लंघन ना करें, ताकि आपकी लाइफ बचाई जा सके। अच्छा, मतलब ऐसे रटते नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल नहीं। मैंने कल ही बोला था, इट्स अ वेरी डिफरेंट गेम एंड दैट हैज अ वेरी डिफरेंट रूल्स। मैं अब आपको यहाँ पे कोई बोलो बच्चों, सेट ऑफ रूल्स इन्फोर्स बाय अथॉरिटी रेगुलेटर कंट्रोल कंडक्ट ऑफ बिजनेस डेटा, छत पे देख के बोलो, ऐसा नहीं होगा यहाँ पे। और तो ये याद कैसे होगा, एब्जॉर्ब होगा, याद नहीं होगा, सोखना पड़ेगा। अब आपको अपने माइंड की मेमोरी सेल्स को एक्टिवेट करके रखना पड़ेगा। अब ये रटने वटने वाला प्रोग्राम नहीं है बॉस, कि मैं आपको बताऊं बताओ बताओ बेटा क्या है, छुपा कर बोलो सेट ऑफ रूल, कितना रटोगे। अभी आया ना मॉड्यूल आएगा कुछ बच्चों के, देखना आप नीचे से, वो लड़कियां तो नीचे ही रख के खड़ी हो जाती है। कल तो एक लड़की रो रही थी, मैंने कहा क्या हुआ, मैं ये ऊपर कैसे ले जाऊं, मैंने कहा रुक जा किसी को भेजेंगे, आपकी किताबें इतनी है कि आप ऊपर नहीं ले जा सकते हॉस्टल में, बताइए क्या रटोगे आप, बताओ। अभी आने तो दो, रजिस्ट्रेशन करवा लिया आपने, मॉड्यूल आएगा बड़ा बक्सा, वो बक्सा ये लड़कियां उठा ही नहीं सकती हैं, लड़के भी नहीं उठा सकते, 2000 की तो कमर झुक जाएगी। तो अब कितना रटोगे, देखो कुछ नहीं होना है। ये है क्या, कुछ नहीं है, सेट ऑफ रूल्स है। किसने लगा दिए भैया, अथॉरिटी। कहां की अथॉरिटी, कौन सी अथॉरिटी, किसने, सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी हो सकता है। इनको किसने अथॉरिटी दी, इनको लोकसभा और राज्यसभा ने अथॉरिटी दी, इनको विधानसभा ने अथॉरिटी दी, और इनको ऊपर से अथॉरिटी आई है। हेलो, तुम्हारे मेरे घर के रूल थोड़ी है कि शाम को 7 बजे बाद घर नहीं आना, मेरे संविधान है। कुछ नहीं होगा पापा, क्या करोगे, मारोगे और क्या, जेल में तो नहीं डाल दोगे, सिंपल। तो घर के रूल अलग होते हैं, ये घर के रूल आर डिफरेंट, दिस इज डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स इन्फोर्स्ड बाय अथॉरिटीज। क्यों, टू रेगुलेट एंड कंट्रोल, क्या, कंडक्ट, किसका कंडक्ट, हमारा। क्यों, अब मान लो
हम आपसे पूरे पैसे ले लें। कोई बात नहीं बेटा, म्यूट पे कर लो, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। फोन की घंटी सुनने तुम्हें सालों हो जाएंगे, फिर तुम्हारी धीरे से आदत ऐसी पड़ जाएगी कि रिंगटोन क्या होती है तुम भूल ही जाओगे, है ना। हाँ, तो कोई बात नहीं। सेट ऑफ रूल्स। थोड़े दिन बाद क्या होगा मालूम, तुमको कोई फोन ही नहीं लगाएगा। अरे बोले सर पागल आदमी क्लास में बैठा हुआ, वो उठाता तो है नहीं, कौन लगाए इसको। धीरे धीरे तुम लोग ऐसे कटते जाओगे। तुम्हें फोन लगाने वाले कौन होंगे, यहीं बैठे हुए लोग। और मम्मी रात को, कहाँ हो बेटा। अभी तो ये जितने हॉस्टल में रहने आए इनका तो मम्मी का सीधा एक ही फोन आता है, कहाँ हो बेटा। ऐसा लगता होते कि बाहर घूम रहे हैं, दिन भर दाना वाना पड़ा है, अभी थके हुए हैं, सो रहे हैं, तुम पूछे जा रहे हो कौन कहाँ हो बेटा। कहीं घूम रहे क्या हम, दाना लोग इतने पढ़ा रहे हैं, कोई इजाजत दे रहे हैं यहाँ से जाने की, 6 घंटे ऐसी तेसी करा रहे हैं, उसके बाद कहाँ हो बेटा। ना हो, अभी तो बहुत मजा आने वाला लाइफ में। सेट ऑफ रूल्स इन्फोर्स्ड बाय अथॉरिटी। क्यों, रेगुलेट करने के लिए, क्यों, कंट्रोल करने के लिए। क्या, कंडक्ट ऑफ पर्संस। क्यों, तो प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। अफसोस हमने तुमसे फीस ले ली और हमने कहा बेटा क्लास तो अभी 7 दिन बाद शुरू होगी। आपने कहा 1 मिनट। नीचे जब हम आए तो रिसेप्शन पे हमको क्या बोला गया कि क्लास में जगह ही नहीं है और बच्चे ही नहीं है, और आज ही एडमिशन लो, और नहीं तो एडमिशन नहीं लेगा, और एडमिशन क्लोज हो रहे हैं, और पहली बैच खत्म हो रही है। और अब हमसे क्या करो, सुनो हमने फीस दे दी तो हमसे क्या करो, 7 दिन बाद आना। नहीं नहीं आप समझ नहीं रहे हो, हमारा रूम तैयार हो रहा है, हमारा ये तैयार हो रहा है, हमारा वो तैयार हो रहा है। आज ठीक है 7 दिन बाद आते हैं। हम 7 दिन बाद फिर आए। पहले तो 4 बच्चे थे, अभी 2 ही हैं। आपने कहा बैच कब चालू हो रही है, बस 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 अगले वीक से। क्यों, नहीं नहीं बच्चे भी क्या फेड अप हो गए ना, बोर्ड के एग्जाम दिए, सब दूर क्लास चालू हो गई है, तुम्हारे यहाँ ही नहीं हुई है, इसका मतलब तुम्हारे बच्चे हुए ही नहीं हैं। 7 दिन बाद चलोगी, जा आना बाद में। भाई साहब ऐसे करके मैंने 21 दिन तक आपको टाल दिया। उसके बाद आपका दिमाग हो जाएगा भंड और आप आ जाओगे अपना अवतार में, है ना। और आप बोलोगे रुको, अब तुमको हम बताएंगे अदालत में, उपभोक्ता फोरम में जाके सेवा में कमी का दावा लगाया जाएगा। 5 लाख रुपए का मानसिक प्रताड़ना होगी हमारे बच्चे को 21 दिन तक, उसका कोर्स ही चालू नहीं हुआ। हेलो, तो आपने और आपके पेरेंट्स ने हमारे ऊपर जो दावा लगाया, कैसे लगा दिया तुमने, मतलब कानून है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कौन सा वाला, 2019 लिख रहा है एक बच्चा यहाँ पे। अच्छा अच्छा, जो भी है, हाँ नहीं हुआ, अमेंड हुआ, नया आया, बहुत अच्छी बात है। जैसे कंपनी एक्ट अमेंड हुआ है तो वो भी अमेंड हुआ, बेचारा ध्यान रखो। तो छोड़ो ना, अपने कौन से कोर्स में, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आपने फाइल कर दिया। अभी ध्यान से सुनना, सेट ऑफ रूल्स enforced by authorities to regulate and conduct behavior of mine। मेरे बिहेवियर को कंट्रोल कर रहे हो ना आप, दावा लगा के मेरे ऊपर दावा लगा के आप मुझसे अगर नुकसान की भरपाई करोगे तो एक मिसाल कायम होगी। उसके बाद मेरे जैसा कोई भी आदमी दूसरी बार किसी को धोखा देने से पहले 4 बार सोचेगा। हेलो, तो रेगुलेट और कंट्रोल हो रहा है ना, कंडक्ट ऑफ अ बिजनेस पर्सन, कंडक्ट ऑफ अ बिजनेसमैन टू प्रोटेक्ट योर बिजनेस इंटरेस्ट। अरे 2 वर्ड जोड़ने हैं यहाँ पे साला, उसमें तुम इतना लफड़ा कर रहे हो। यहाँ पे मैं लिख देता हूं बिजनेस पर्सन टू प्रोटेक्ट देयर बिजनेस इंटरेस्ट, तो यही बन जाएगा बिजनेस लॉ। धोखेबाजी है ये तो, इसमें क्या धोखेबाजी है भाई, बिजनेस लॉ है। बिजनेस लॉ किसे कहते हैं, ये आपने कहा बिजनेस लॉ किसे कहते हैं, ये रहा बिजनेस लॉ। बिजनेस लॉ में कौन सी बड़ी बात।
तुम मुझे पैसे दो और मैं तुम्हें ना पढ़ाऊं, या मैं तुम्हें पूरा पढ़ा दूं, एक दिन मुझे पता चले कि वीर जी ने तो पैसे ही नहीं दिए। अच्छा, 2 वीर जी है अपने पास, 100% सक्सेस रेशो है, कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, रिकॉर्ड टूटना नहीं चाहिए। मेरी एकेडमी का सीए बन के निकलना तुम दोनों, गॉट इट। 100% अपना रिकॉर्ड है। सो इंपॉर्टेंट, बिजनेस पर्सन, बिजनेस इंटरेस्ट, तो ये क्या हो जाएगा, बिजनेस लॉ। मान लो इन्होंने फीस ही नहीं दी, तो मैं इनके ऊपर दावा लगाऊंगा। अरे यार चलो हटाओ अलग। रविजीत सर से मिल लिए हो क्या आप लोग? अरे वाह, अपने आप में एक बहुत अनूठी चीज है वो। और खत्री सर से मिल लिया आप, बहुत बढ़िया। ये दोनों ही पात्र हैं मेरे मर के बिजनेस लॉ पढ़ाने के, है ना। कोई भी एग्जाम्पल होता है तो ये दोनों आते हैं। और मैंने कैरेक्टराइजेशन ऐसा कर रखा है कि आपको 1 मिनट के भी नहीं लगेगा कि मेरी कास्टिंग मिसफिट है। मैं बहुत सही कास्टिंग डायरेक्टर हूं, मेरी कास्टिंग बहुत शानदार होती है। एग्जाम्पल में जैसे मैं अभी आपको दे रहा हूं कि मान लो खत्री सर ने रविजीत सर को बोला कि 10 मीट्रिक टन मटेरियल 12 लाख रुपए का मेरी फैक्ट्री उज्जैन में सुबह 10:30 बजे पहुंचा देना। रविजीत सर ने कहा बिल्कुल पहुंचा देंगे। हेलो, तो ये एक नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन हुआ कि नहीं हुआ? अब रविजीत सर ने पहुंचाया ही नहीं मटेरियल, तो ये ब्रीच हुआ कि नहीं हुआ? या रविजीत सर ने मटेरियल पहुंचा दिया लेकिन खत्री सर ने पैसे नहीं पहुंचाए, ये भी ब्रीच हुआ। अब ये दोनों एक दूसरे के लड़ने के लिए अदालत में जाएंगे और अदालत बोले कि यार क्या हुआ? बोले सर ये हुआ। यार भारत में ऐसा तो कोई कानून नहीं है जो तुम्हारी हेल्प कर सके, तो गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में आई तो उनको तो बिजनेस करने आई थी, सबसे पहले लाई वो बिजनेस लॉ, सबसे पहले वो बिजनेस लॉ लेके आए। क्योंकि बिजनेस के अंदर बिजनेसमैन के कंडक्ट को रेगुलेट करने के लिए तुम किसी के पैसे लेके नहीं भागो, कोई तुम्हारे पैसे लेके नहीं भागे, कोई तुम्हारा ब्रीच ऑफ प्रॉमिस ना करे, तो उनको पेनलाइज तो करना पड़ेगा ना। फॉर दैट वी नीड अ सेट ऑफ लॉ फॉर all persons who are conducting business to regulate and control their conduct of business so as to have a good harmony between all the businessmen, और अच्छे से काम चलता रहे, बस हम तो यही चाहते हैं। इसलिए हमने क्या लिया है, बिजनेस लॉ। सर एक बात बताओ, भारत में कितने बिजनेस लॉ है? लॉ मिनिस्टर भी नहीं बता सकता। अंग्रेजों ने, नास्पिटों ने इतने लॉ लगाए, उनको क्या कानून बनाना है, कानून बनाओ। वो महारानी से साइन करवा के ले आते थे, विक्टोरिया वहां से साइन कर देती थी, वो जहाज से कागज यहाँ जाते थे, कानून लागू। इतने कानून बनाए, इतने कानून बनाए कि कुछ कानूनों के नाम तो अपने को याद है कि भाई बापू ने बोला था कि ये नौक सत्याग्रह करो ये कानून के अगेंस्ट में, तो अपने को मालूम है कि हाँ भाई ऐसा कोई कानून था। रोलेट एक्ट का विरोध हुआ। ऐसे कितने एक्ट होंगे आप बताओ, मतलब कितने बेचारे इंडियंस को गुलाम बनाने के लिए उन्होंने ढेर एक्ट बना दिए। अब हमने 1947 में सोचा कि यार अब जितने एक्ट हैं उनकी एक लिस्ट बना ले। वो भाई साहब लिस्ट ही नहीं मिल रही। कहीं कहीं स्टेट में जाके लॉ लगा दिए, कहीं लोकल लॉ बना दिए, कहीं स्टेट लॉ बना दिए, कहीं प्रोविंस लॉ बना दिए, कहीं सेंट्रल लॉ बना दिए। लॉ का कोई गणित ही नहीं सालों का। जब जहां लॉ लगाना था वहां लॉ लगा दिया। डिस्ट्रिक्ट में लॉ बना दिया, मंदिर मस्जिद उनके लिए लॉ बना दिया। जो जहां कोई झगड़ा हुआ उन्होंने लॉ बनाया। हमें भी नहीं मालूम है कि इंडिया में कितने लॉ एप्लीकेबल है। और हमने आके फिर क्या किया 1947 1950 में कि भाई इनने जितने लॉ बनाए थे, जब तक उनको रिप्लेस करने के लिए हम नए लॉ नहीं बनाते वो लॉ लागू रहेंगे। अभी हमें नहीं मालूम साला कितने लॉ लागू है। मोदी जी आए थे पहली बार बड़े उत्साह में जब आए थे, नई गवर्नमेंट बनी थी। अब तो क्या दो कार्यकाल पूरे हो गए, तो अब तो आदमी, पर जब आए थे तो टशन में आए थे, बोले सबसे पहले क्या करो, कानून साफ करो। 1200 कानून स्क्रैप किए थे उनने, 1200। स्टिल देयर आर सो मेनी इन काउंट कि उनको खत्म हो जाना चाहिए, बट अभी भी हैं कानून इंडिया में। तो वी डोंट हैव अ एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ लॉज। हर तो फिर लॉ क्यों पढ़ा रहे हो आप हमको? रुको, जितने नोन हैं और जितने मोस्ट इन वोग हैं वो लॉ तो पढ़ने ही पड़ेंगे। हाँ तो फिर एक काम करो, बिजनेस लॉ की लिस्ट लिख दो जल्दी से। पागल मत बनो,
बिजनेस लॉ की कोई लिस्ट नहीं होती, बिजनेस लॉ के होते हैं मेन सोर्सेस। बिजनेस लॉज के सोर्सेस होते हैं, और इंडिया में बिजनेस लॉ के कितने सोर्सेस हैं? सबसे पहला है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। दूसरा है द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, ओहो, 1881। तीसरा है द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। फिर है द इंडियन, हा, इसको तो हमने घोंट के रखा हुआ है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अच्छी बात है। उसके बाद है द LLP एक्ट 2008। उसके बाद है द कंपनीज एक्ट, क्या बात है। आप अगर 1956 बोल देते तो मेरे को देखना पड़ता। ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013। ओ भाई लोग, मेरा सब्जेक्ट 60 नंबर का है, उसको फुल इज्जत चाहिए, तो उसके लिए एक कॉपी होना जरूरी है। हेलो, अगर मुझे मैथमेटिक्स या अकाउंट्स की कॉपी में कोई लॉ करता हुआ दिखा तो कल से मैं बहुत नाराज हो जाऊंगा, इसलिए मेरी कॉपी अलग बनेगी। आज से अलग है, बहुत अच्छी बात है, आज लिख सकते हो। आज मैं बिल्कुल नाराज नहीं होऊंगा। वैसे जब तक तुम्हारी फीस नहीं आएगी तब तक मैं नाराज कैसे हो सकता हूं? नाउ मजाक कर रहा हूं। मेन सोर्सेस ऑफ बिजनेस लॉज, तो मेन सोर्सेस ऑफ बिजनेस लॉज कौन कौन से होते हैं दादा? इतने। इनको सोर्सेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि भारत में मेजरली बिजनेस लॉज के जो केसेस कोर्ट्स में आते हैं वो इन्हीं से रिलेटेड आते हैं। ओहो, तो अपने कोर्स में ये सब है क्या? ना, बहुत फॉर्चुनेट हो आप लोग, खुश होने वाली बात है कि आपको आधा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यहां पढ़ना है और बाकी आधा कभी नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि बाकी आधा इंटरमीडिएट के ओल्ड कोर्स में था, और अब वो जो इंटरमीडिएट का ओल्ड कोर्स है वो उसमें से वो निकलकर सीए फाउंडेशन के नए कोर्स में आ रहा है। अब आप जो है पुराने कोर्स में फाउंडेशन पास करके इंटर के नए कोर्स में जा रहे हो, जो वहां था वो उठ के यहां आ रहा है। आपके तो मजे हो गए, आपको पढ़ना ही नहीं है, आधा ही पढ़ना है। वो तो गजब सुना ही आपने, बिल्कुल। हाँ, LLP मींस लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। तो आधा आपके कोर्स में, लेकिन साला वो आधा जो है ना 20 to 25 मार्क्स का आता है 60 में से। और भैया टोटल पेपर कितने मार्क्स का है? 60, बाकी 40 वो आते हैं। सुबह आए थे ना, हाँ, टेडी बियर वाले सर। हमें को कभी भी थोड़ा बहुत भी ऐसा टेंशन होता है तो मैं खोलता हूँ प्रतीक, इधर आ, गले लग जाता हूँ, मस्त काम, टेंशन खत्म। सो द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कितने मार्क्स का भैया? 20 to 25 मार्क्स का। आपको ये बताते हुए अत्यंत हर्ष का विषय है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अभी इंटरमीडिएट में है और अगली एग्जाम में वो फाउंडेशन में आ रहा है। तो ये भी आपके जीवन में आपको कभी पढ़ना पड़ेगा नहीं मेरे हिसाब से। अब अगर इंस्टीट्यूट ने कुछ और चेंज कर दिया तो बात अलग है, बाकी इससे आपको परमानेंट निजात मिल जाने वाली। ये इस वक्त तो आपके कोर्स में है नहीं, और अगली बार ये महान आदमी इधर आ रहा है, अगली बार उससे बिजनेस लॉ का पेपर 100 नंबर का हो रहा है।
तो 100 नंबर का पेपर होने के लिए 40 नंबर का इंटर में से उठा के इधर डाल रहे हैं। बीसीआर गया, उनका कहना है हिंदी इंग्लिश के टीचर जो है वो जो स्कूल में पढ़ा रहे वही बहुत है। सो हाँ, बीसीआर विल नॉट बी सब्जेक्ट इन न्यू कोर्स, यू हैव टू। ए भैया तुमको पढ़ना है, तुमको एग्जाम देनी है। हाँ, मेरे पास ऐसी भी कॉपी है, अभी कल ही आई है, जिसमें लॉ में 60 में से 40 है और बीसीआर में 40 में से 12। उसी बंदे की जिसका फोटो नीचे लगा है 12th में बड़वा बड़वा। हाँ, तो ध्यान रखना थोड़ा सा कि उगालते में बिल्कुल मत रहना, नीचे फोटो भी लग जाएगा 12th का तो मेरे लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है उसका, क्योंकि लॉ में तो आए कितने 40 और 12 52। मैंने कहा क्या करा ये, कैसे गंदे नंबर लाया भैया तू, कॉपी मंगाई तो भाई इंग्लिश में ओवर कॉन्फिडेंस में निपट गया, 12 ही नंबर आए। लॉ में 60 में से 40 लाया, मैंने कहा चल मेरा टेंशन खत्म। मेरे को ऐसा लगा साला लॉ में क्या लिख लिया है, तू इतना अच्छा बच्चा मेरा ब्रिलियंट, जिससे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एमपी टॉप करेगा, क्या करके आया, देखा ओहो गड़बड़ हो गई। तो भैया किसी को भी हल्के में मत लेना, है ना। सुबह सुबह पहली बैच और इंग्लिश से सो जाओ, बाद में चलेंगे, निपट जाओगे। आलसियों का तो यहाँ कोई काम ही नहीं है, तुमको कल ही शपथ दिला दी है कि तुमको बहुत मेहनत करनी है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट पूरा पढ़ना है 10 से 15 नंबर का, पार्टनरशिप एक्ट पूरा पढ़ना है 10 से 15 नंबर का, और इन दोनों का तो लेना है ओवरव्यू। और ये आएगा आपको कितने मार्क्स में, 10 to 15 मार्क्स। सार 20 से 10, 30 से 10, 40 से 10, 50 ही हुए ये तो। अरे भाई इनके बीच में भी है यार, ये सब मिक्स होके भेलपूरी बन के कितने मार्क्स के आते हैं, 60 मार्क्स के मिनिमम मार्क्स हैं। तो इसको करने में लगेंगे कम से कम 40 लेक्चर, और इन सबको करने में लगेंगे 7 टोटल हुए कितने 40 और 68 प्लस टेस्ट के डेज। आपके टेस्ट होंगे 6 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, 2 पार्टनरशिप के, 2 सेल ऑफ गुड्स एक्ट के, 1 कंपनी एक्ट का, 1 एलएलपी का। तो कितने हो गए 6 + 2 + 2 + 1 + 1 12 टेस्ट। तो 68 में 12 दिन और जोड़ो 80, और 80 में 10 एक दिन रिवीजन के जोड़ो। रिवीजन मतलब जो क्वेश्चन आंसर होंगे एग्जाम के वो कौन कराएगा, मैं ही कराऊंगा 10। और बोलो सर और क्या, 10 दिन कॉन्टिजेंसी के जोड़ लो। कुल जमा कितने दिन 100 डेज। 100 डेज मतलब अपन ने चालू किया कब, अप्रैल, अब होगा अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक मैक्सिमम आपका मेरा कोर्स जो है 15 जुलाई, 20 जुलाई, 25 जुलाई तक मैक्सिमम खत्म हो जाना चाहिए। हाँ, अब बोले और क्या शंका, कुशंका कुछ हो आपको। हमको नीचे रिसेप्शन पे बोला गया था, हाँ वहां बोला गया था, मैं उसको बिल्कुल मान रहा हूं, इतना ही बोला होगा आपको 3.5 से 4 महीने। उसके बाद हम क्या करेंगे, जुलाई से हम लवारिस घूमेंगे, नहीं कौन बोल रहा है। उसके बाद तुम्हारे होंगे मॉक टेस्ट, रिवीजन, मॉक टेस्ट, रिवीजन, खूब भर भर के अक्टूबर पूरा मस्त मजा आएगा। एग्जाम कब है तुम्हारी, नवंबर की दिसंबर, आगे के डेट आ गई क्या, देखो मेरा ख्याल है दिसंबर हो जानी चाहिए, और नहीं भी हो तो बहुत अच्छी बात है। इस बार तो दिवाली जो है एग्जाम के बाद ही आएगी, फिर दिवाली लेट है इस बार, अच्छा है, भगवान करे पहले हो जाए, नहीं तो दिवाली तो तुम्हारी काली होनी है, पिछली बार वालों की हुई थी,
पिछली बार वालों की वाट लग गई थी बेचारों की, दिवाली मना ही नहीं पाए, वो एग्जाम ही थी 10 दिन बाद। ठीक है, अब आप बोल रहे हो तो ये हमारा कोर्स है, मतलब यस इट इज योर कोर्स, ये रहा आपका कोर्स, इसको अपने को पढ़ना पड़ेगा। समझ में आया? बोलो बेटा। क्या 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 क्या? इकोनॉमिक एक्टिविटीज को अपन 3 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। पहली प्रोफेशन, दूसरी एम्प्लॉयमेंट, तीसरी बिजनेस। हा हा हा। बिजनेस इंक्लूड्स प्रोफेशन, वोकेशन, एवरीथिंग, है ना? और सुनो, बिजनेस तुम कर रहे हो, तुम्हारा ग्राहक बिजनेस नहीं कर रहा है ना? उसने तुमसे माल खरीदा, उस पे भी यह एक्ट लग रहा है, ये उसके राइट्स को भी डिफाइन करेगा। समझ में आया? हाँ, तो आप एक पार्ट पे बिजनेस, प्रोफेशन, सर्विस, वोकेशन सब ले लो, लेकिन दूसरे पार्ट पे तो आदमी है। तुमने अगर किसी दुकानदार से माल खरीदा तो इट इज अंडर सेल ऑफ गुड फैक्ट। तुम बोलो मैंने तो कोई बिजनेस नहीं कराया, मैं तो साबुन खरीद के लाई। तुम साबुन खरीद के लाए, तुम्हारे लिए बिजनेस थोड़ी है, उसके लिए तो बिजनेस है ना, जिसने बेचा तुमको। तो उसके अगेंस्ट तुम्हारे राइट क्या है, तुम्हारे अगेंस्ट उसके राइट क्या है, दे ऑल विल बी डिफाइंड देयर। तो हाँ, आप बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सारे जितने मन में आए सब पूछना। ये गेट से डाउट बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर इस गेट के बाहर डाउट गया बाहर, तो फिर मेरे को यहां बैठने का कोई अधिकार नहीं। बोलिए। हाँ, आखिरी 10 दिन क्या? ये रिवीजन है, क्वेश्चंस हैं, मास्टर स्ट्रोक्स हैं, हम भी तो बहुत सारी चीजें देते हैं। आप तो को आखिरी लास्ट तक हमारी हैंड होल्डिंग रहेगी, फिर आप एग्जाम देने जाओगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, चिल्लाते नहीं हम होल्डिंग पे चढ़ चढ़ के, बसों पे चढ़ चढ़ के, ऑटो पे चढ़ चढ़ के, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि हम पढ़ाते नहीं, पढ़ाते हैं, बाकायदा पढ़ाते। क्योंकि हमको तो पूरा का पूरा इंटेक इंटर में चाहिए। आपसे इंटर में भी तो फीस लेनी है मेरे को, और फिर फाइनल में भी लेनी है, बहुत लेना है मेरे को आपसे भी पैसे। मैं गंदा तो पढ़ा ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। हेलो, बस आप तो दिमाग ही मत लगाओ, आप तो पढ़ते जाओ बस। और जो क्वेश्चन है यहाँ पूछना है बिंदास, चाहे मैं उड़ा दूं उसको, उससे कोई मतलब नहीं। क्या होगा, हम सब लोग हंस लेंगे, लेकिन दुनिया अपने ऊपर उस एक डाउट को लेके बाद में हंसे, उसकी बजाय यही हंस लो, ज्यादा बेटर है। जो डाउट नहीं पूछता है ना, इस डर से कि वो बुद्धू कहलाएगा, वो जीवन भर के लिए बुद्धू हो जाता है। तो अब आप डिसाइड कर लो, आपको जीवन भर के लिए बुद्धू होना है या यहां क्षणिक भर के लिए बुद्धू सिद्ध होना है। या कौन, अच्छा कौन है, किसको फुर्सत है? मैं घर जाकर बोलूं, आज एक बच्चा था, उसने पिंक शर्ट पहन रखा था, उसने आज मेरे से ऐसा डाउट पूछा और मैंने उसको ऐसा जवाब दिया, और फिर हमने सबने ताली बजाई और हम सब बहुत हंसे। मेरी बीवी बोलेगी पागल पागल हो गए हो। चलो, तो मैंने तो नहीं बोला, आप भी अपने घर आ जाके क्या बोलोगे? मेरा एक दोस्त आज उसको सर ने उड़ा दिया, मम्मी बोलेगी तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, हो गई खत्म, वहीं आई गई हो गई। तो आपको ऐसा लगता है कि मैंने अगर आपको कुछ बोल दिया तो आपकी बेइज्जती हो गई। अब इज्जत है कितनी? गली मोहल्ले बहुत सारा कोई पहचानता नहीं, और पहचानता नहीं तो शर्मा जी का छोरा, वर्मा जी का छोरा, शर्मा जी की छोरी, वर्मा जी की छोरी, खुद की तो कोई आइडेंटिटी बनी। और आदमी में ईगो देखो आप, मेरे को ऐसा कैसे बोल दिया, अरे मैं तो ढूंढता हूं शिकार। क्या होता है, बच्चे जगते रहते हैं, तो कुछ लोग मुझे ऐसे भी चाहिए जो ऐसा कंट्रीब्यूट करे लोगों को जगाने में। और उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछेंगे, फिर मैं उनको दूंगा 1 मिनट, फिर मैं उनको एकदम बेहतरीन जवाब दूंगा, फिर हम सब लोग हंसेंगे, तालियां बजेंगे, तो 4 लोग उठ जाएंगे, कुछ हुआ। तो ये तो क्लास होती है ऑनलाइन। अरे क्या मतलब,
कुछ बेजेम जा रहा है, नहीं जा रहा है? कितने लोग हो तुम ऑनलाइन? कहाँ है चूहा? किधर गया? ये रहा। अरे वाह, इतने सारे बैठे हैं। बढ़िया है, गुड। तो समझ में आ रहा है कुछ? और मैं उधर देख रहा हूं मतलब तुमको देख रहा हूं, और अगर इधर देख रहा हूं मतलब इनको देख रहा हूं। तुम्हें दिन भर ऐसा लग रहा था कि मैं तुमको देख रहा हूं, पर मैं तुमको नहीं देख रहा था, मैं इनको देख रहा था। अब मैं तुमको देख रहा हूं जब तुमको लग रहा है कि मैं तुमको नहीं देख रहा हूं। तो मैं अगर इधर मूव करूं तो इसका मतलब मैं तुमसे बात कर रहा हूं। समझ में आया? हाँ तो बताओ, समझ में आया कुछ? बढ़िया, ऐसे ही समझ में आएगा। और नहीं आए तो पूछ लेना, क्वेश्चन टाइप करने में कोई दिक्कत ही नहीं। ओके, बाकी की बात करेंगे कल। चल, पढ़ना कहाँ से है? हम घर जाके कहा? अरे अभी पढ़ाई चालू होने दे, नोट्स छप के आ रहे हैं, आ जाने दो। तुम्हारा ये जो क्षणिक उत्साह है पढ़ने का, जो प्रस्फुटित हुआ है इस वक्त, जो तुम्हें बार बार हिलोकरे मार रहा है कि मैं क्या पढ़ूं, मैं क्या पढ़ूं, इसे बनाए रखना। क्योंकि 7 दिन बाद तुम हमसे ये पूछते नजर आओगे कि सर थोड़ी छुट्टी मिलेगी क्या? तो अभी जो ये हिलोरे मार रहा है ना तुम्हारा नया नया उबाल, इसको संभाल के रखो, है ना? कोई मेरे पीछे दौड़ते दौड़ते आना मत कि सर हम कहाँ से पढ़े, सीढ़ी पे से धक्का दे दूंगा मैं। फालतू मेरे सामने बनना मत कि हम बहुत पढ़ते हैं ना। हाँ, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं ऐसे बच्चे जो टीचर की गुड बुक्स में आना चाहते हैं। तो क्योंकि मेरी कोई बुक्स ही नहीं है, ना गुड ना कोई बैड, सो डोंट ट्राई टू इवन एंटर योर नेम इन माई गुड बुक्स। हाँ बेटा, डाउट यहां पूछ सकते हो। अच्छा, भगवान, मेरे को रविजीत सर ने तुम लोगों के बारे में बता दिया है, आई एम वेल अवेयर अबाउट दैट। और उन्होंने मेरे को बोला है सर थोड़ा ध्यान रखना। मैंने बिल्कुल ध्यान रखूंगा बच्चों का। बता भी दिया, बहुत अच्छी बात है। तो रविजीत सर अभी और आएंगे क्या? मेरे बारे में अच्छी बात करता है वो कभी कभी। मैं भी तो उसकी कितनी तारीफ करता हूँ। मैं तो उसका नाम ही लेता हूँ, श्री श्री 1008 रविजीत सिंह खनूजा। भैया मतलब बहुत बड़ी हस्ती है वो। मतलब हम लोग शिरडी जाते हैं ना, तो साईं बाबा 250 रुपए ला के रविजीत के हाथ में देते हैं, बोलते हैं मैं आपके वीआईपी दर्शन करने आया हूँ। इस टाइप का आदमी है वो। तो आप बिल्कुल पंगे मत लेना। चलिए बाकी की बातें करते हैं कल। आ गए क्या? अब कौन आ रहा है आपको पढ़ाने? द दीपक द मूलचंदानी, गुड। 2 बार द लगाना पड़ता है, इतना लंबा आदमी है।
Gracias.